शुरू करें? पक्का? चलो बेटा, तो आज हम लोग शुरू करने वाले थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या शुरू करने वाले हैं? एकदम आवाज टाइट होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ जियो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन खतरनाक चीज है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन खतरनाक चीज है। समझेंगे इसको हम। क्या समझेंगे? इसके एक आसान भाषा में एक बात लिखवाए थे हम लास्ट क्लास में। क्या लिखवाए थे? बोल दो जल्दी से। फिर से बोल दो बेटा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको फिर से लिख लेते हैं आराम से। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. अब रही बात, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है कि every action has equal and opposite reaction। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये आवाज कर रहा है बहुत ज्यादा। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, इसको समझना है। खेला यहीं पर है। ये बहुत आसान भाषा में बात हो रही है, ये बहुत आसान भाषा में बात हो रही है। अब इसको समझो, कॉन्सेप्ट क्या चीज है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या है कि मान ले ये एक ऑब्जेक्ट है, मान ली एक ऑब्जेक्ट है, मान ली इसके बगल में एक ऑब्जेक्ट है। इसका अभी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो इसका मास तो होगा ना? नहीं होगा? पक्का? पक्का? अब इसका भी तो मास होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होगा। ठीक है, तो मान लेते इसका मास m1 है, इसका मास m1 है और इसका मास। अब बोलना क्या चाह रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है m1, ये अगर m2 पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। m1 m2 पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन में। m1 m2 पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हो जाएगा फोर्स 1, ये हो जाएगा फोर्स 1। फोर्स 1 लग रहा है ना? फोर्स 1 लग रहा है। और m1 पर m2 भी फोर्स लगा रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना बोलो। एक आदमी फोर्स ऐसे लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक आदमी फोर्स ऐसे लगा रहा है तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का फोर्स लगेगा। हाँ कि ना? ये बातें क्लियर हो रही है? ये बातें क्लियर हो रही है? पक्का? कोई डाउट वाली बात? कोई डाउट वाली बात नहीं ना? तो यहां जो फोर्स लग रहा है, यहां जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 2 होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? फोर्स 2। किसके द्वारा लगाया गया है? 1 के द्वारा। ऐसे लिखने का तरीका है ये बेटा, ये लिखने का तरीका है। फोर्स 2 लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। 1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट के द्वारा। इधर पहले ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट है तो मास होगा ही। इधर F1 लग रहा है, फोर्स 1 लग रहा है। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। ये चीजें समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऑपोजिट में। भैया हम ऐसे मारेंगे वो भी तो ऐसे मारेगा। ऐसे समझ, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये दीवार है। ठीक है, हम दीवार को मारे, ये मेरा मुक्का है, ये मेरा क्या है? मुक्का। ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, हम बोर्ड को मारे, हम बोर्ड को मारे तो बोर्ड भी तो हमको मारेगा। हम बोर्ड को मारेंगे तो बोर्ड भी तो हमको मारेगा। नहीं मारेगा? अगर मान ले कि हम बोर्ड को मारे तो मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लग रहा है। बोर्ड किधर फोर्स लगाएगा? कौन सी डायरेक्शन? तो अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बोर्ड जो है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपोजिट में। अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता तो हम फोर्स लगाते जिस डायरेक्शन में, बोर्ड भी फोर्स लगाता उसी डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता तो मेरा हाथ हाँ टूट जाता। हाँ भाई टूट जाता ना। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड भी बोल रहा है हम भी लगाएंगे, तो दोनों फोर्स एक साथ लगता है, सेम डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे समझो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि हम बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हम पर, इसी से चोट लगता है।
तू दीवार में मार, जितना कस के तू दीवार में मारेगा दीवार भी उतना ही कस के आपको मारेगा। तो तू बोलेगा अरे बाप रे बाप, लगा 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 लगा, होता है ना, होता है ना, दीवार को कस के मार। तो आप दीवार को कस के मारिएगा, दीवार भी आपको, आप दीवार को धीरे मारिए, दीवार भी आपको, आप दीवार को थोड़ा सा मारिए, दीवार भी आपको। इसीलिए बोले इक्वल एंड ऑपोजिट, इसीलिए शब्द आया है इक्वल एंड ऑपोजिट। भैया तू जितना जोर से मारेगा हम भी उतना जोर से रिटर्न बैक करेंगे, एकदम सीधा सीधा, कोई हिसाब किताब, कोई उधारी नहीं। यहां समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, मिसाइलें उड़ती हैं, मिसाइलें उड़ती हैं, कैसे उड़ती हैं? ये मिसाइल फोर्स किधर लगाएगा? जमीन पे। जमीन किस पर फोर्स लगाएगा? मिसाइल पर। मिसाइल फोर्स लगाएगा जमीन में, जमीन फोर्स लगाएगा और मिसाइल चला गया, है कि नहीं? हाँ कि ना? चीज समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें हैं, इतनी आसान नहीं है कि हाँ समझ में आ गई बात है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ जरूरी चीजें हैं जो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अदरवाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं हो पाएगा। तो जरूरी चीजें क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, इंपॉर्टेंट है यहां, इक्वल एंड, इक्वल एंड, एक तो रिएक्शन अपोजिट होगा, ऊपर से इक्वल होगा, ठीक है? दीवार को जितना जोर से हम मारेंगे दीवार भी उतना जोर से हमें मारेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट। तो हमको जो चोट लगा ना वो इसी के कारण लगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हो गई बातें? ये समझ में आ रही है? लेकिन अभी इस पे कहानी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसको लिखना तो होगा नहीं, मिटा देते हैं। इसमें क्या लिखना है? पिछले क्लास में तो सब हो गया था। अरे मिटा देते यार, ये तो इसीलिए बोले थे ना इसको लिख के रख। हाँ इस टाइप से नहीं पढ़ाए थे? नहीं मतलब स्टेटमेंट सिर्फ आप दिए थे। हाँ 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 हाँ, तो इसको मिटा देते हैं ना। फटाक से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अनिस बेटा दिमाग में घुस रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। आप लोग भी समझो, काम आएगा कि हम दीवार में मारते तो दीवार का है, क्यों चोट लगता है हमको, हम क्यों हाथ ऐसे करते हैं, है कि नहीं रौनक? हाँ तो सिंपल सा बात है, हम मारेंगे तो दीवार भी हमको मारेगा, एकदम रूल है, बहुत सिंपल सा बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहां पे मेन कहानी है, यहां पे मेन कहानी है, क्या है? रिक्वायरमेंट्स किसके? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ज्यादा आवाज कर रहा है यार। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? चलो, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। चलो पहला रिक्वायरमेंट, पहला पहला रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट, ऑलवेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या है बेटा? ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब ये कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो लॉ है ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, सेम बॉडीज पे नहीं लगेगा। दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, सेम बॉडीज पे मुक्का मुक्का को कैसे मारेगा? खुद में मरेगा नहीं ना, इसके लिए तो कुछ और चाहिए ना, मुक्का दीवार चाहिए। मुक्का 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 को कैसे मारेगा? मुक्का दीवार चाहिए।
दो डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे ये अप्लाई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना, सेम बॉडी पे ये अप्लाई नहीं करेगा। एक तो पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। ये बहुत मजेदार चीज है। एक्शन रिएक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? सेम। अब इसको समझो, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। मान ले ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है तो इसका भी मास होगा, इसका भी मास होगा कि नहीं होगा? अब कहानी ये है कि जो फोर्स इधर से लग रहा है, वही फोर्स इधर से लगेगा। इसका मतलब क्या कि फोर्स हम लोग पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, और कौन कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। अब मान ले कि ये ऑब्जेक्ट इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, फोर्स सेम होगा। अगर फोर्स सेम नहीं हुआ तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। बहुत जबरदस्त बात है भाई, बहुत जबरदस्त बात है कि अगर फोर्स सेम नहीं है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। अब देख एग्जांपल, मान ले इस हाथ में हम ऐसे कलम रखें, कलम नीचे गिरा नहीं गिरा ना, लेकिन कलम पे फोर्स लग रहा है, कलम पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशन। पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर। तो कलम पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। लेकिन ये तो गिरा नहीं, अब बोलेगा सर आप तो हाथ से रोक दिए, कैसे गिरेगा? अब तो हाथ से रोक दिया, कैसे गिरेगा? तो अगर ये कलम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हाथ भी कलम पर फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कौन सा है? नॉर्मल। वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। समझ में आ रही है बातें? टेबल पे किताब रख, किताब पे फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। खींच रहा है ना, लेकिन टेबल पे किताब के ऊपर में फोर्स लगा रहा है, कौन सा? नॉर्मल। लेकिन एक तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक तरफ लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। फोर्स अपोजिट लग रहा है, लेकिन फिर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डिफरेंट है। नहीं बुझाया? ओए तो गर्मी लग रहा है आपको? फिजिक्स पढ़ा रहे तो रिप्लाई करो। नहीं समझ में आया? सब खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। अरे बोलो कि हाँ समझ में आ गया, तब ना हमको पता चलेगा। आ गया। फोर्स जो है वो क्या है? डिफरेंट है। फोर्स जो है वो, इस कारण से थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कब लगेगा? जब फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो भैया लग रहा है, एक तरफ ग्रेविटेशन लग रहा है, एक तरफ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन चूंकि फोर्स डिफरेंट है इस कारण से थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। बहुत अंदर की बात है ये। फोर्स सेम होना चाहिए। फोर्स, हम जिस फोर्स से आपको मार रहे हैं उसी फोर्स से वो हमको मारना चाहिए। अगर दोनों का फोर्स सेम है तो हम क्या कहेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ। अदरवाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है, एक्शन और रिएक्शन में फोर्स क्या लगना चाहिए? सेम। एक्शन और रिएक्शन में फोर्स कैसा लगना चाहिए? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नो डिले, कोई उधारी नहीं। नो डिले, कोई उधारी नहीं। हम दीवार को मारें, दीवार तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं कि आप दीवार को मारिए, दीवार सोचेगा चलो आधा घंटा बाद तुमको बताते हैं, आ घूम फिर के दोबारा मार के देख, इस बार तो छोड़ दिए, दोबारा मार के देख। ऐसा होता है? नहीं होता है। तुरंत, नो डिले। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुरंत अप्लाई होता है, कोई डिले नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब किसी चीज को ऊपर भेजना होता है, जैसा कि रॉकेट वगैरह, काउंटिंग होता है, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाएगा वो वैसे ही वो ऊपर भेजेगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि टू डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए,
और दो बॉडी में जो फोर्स लगना चाहिए सेम फोर्स लगना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट रिएक्शन के लिए फोर्स लगना जरूरी है, लेकिन वो फोर्स सेम होगा। अगर फोर्स अलग अलग है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। ये बात किसके किसके भेजे में घुस गई? घुसी? कोई कंफ्यूजन वाली? अगर एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दूसरे तरफ मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, लेकिन लगा रहा है ऑपोजिट, तो क्या होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक तरफ मैग्नेटिक लग रहा है, दूसरे तरफ से भी मैग्नेटिक लग रहा है और ऑपोजिट लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बात समझ में आ रही है? तो थर्ड, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ एक चीज आप पढ़ लीजिएगा कि नहीं इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस होता है, फोर्स लगना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, फंसा देगा क्वेश्चन, यहाँ पे फंस जाइएगा। एक क्वेश्चन देगा, सिचुएशन देगा और आप बोलेगा तरीके, सही बात है, ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ही, ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है, इक्वल फोर्स भी लग रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन अब इसमें क्रिटिकल सिचुएशन है, आपने ट्रक को धक्का मारा, तब परी गई, एक लात मारी ट्रक को, अब मेरे घर दरवाजे के सामने खड़ा है। अब होना क्या चाहिए? अगर हम ट्रक को धक्का मारे तो ट्रक को भी तो हमको मारना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए ना। लेकिन ट्रक तो हिला भी नहीं, ट्रक तो हिला भी नहीं, लेकिन फोर्स तो लगा, नहीं लगा? फोर्स तो लगा। तो तू ट्रक को मारेगा मुक्का से, तो आपको तो चोट लगा ना कि नहीं लगा? इसका मतलब ट्रक भी फोर्स लगाए। जब तक वो फोर्स नहीं लगाएगा मेरे हाथ में चोट कैसे लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन वो तो ट्रक तो हिला नहीं, दीवार तो हिला नहीं, फिर भी फोर्स लगा। फिर बताओ, हिला तो नहीं, फोर्स लगाने के लिए तो उसको थोड़ा बहुत तो हिलना जरूरी था, तो हिला तो नहीं, क्यों नहीं हिला? अरे अप्लाई किया तो हिलना चाहिए ना, जैसे हम फोर्स लगाएं तो उसको भी तो हिलना चाहिए, हाँ तो क्यों नहीं हिला? तो और अच्छे से हिलना चाहिए। फिर नॉन लिविंग तो फोर्स कैसे लगेगा? अरे बेटा इसमें एक चीज है, इसीलिए हम पहले बताए थे, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होता है। अब यही कहानी समझ में आएगा चंद्रमा और पृथ्वी में। अब देखो, पृथ्वी है ये, चंद्रमा है ये। पृथ्वी चंद्रमा की चारों ओर घूमती है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है? ये तो पक्का पता है ना, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी चांद पर एक फोर्स लगा रहा है, चांद पृथ्वी पर एक फोर्स लगा रहा है, और दोनों इक्वल फोर्स है, दोनों सेम फोर्स है। लेकिन पृथ्वी जो हिल नहीं रही है, चंद्रमा ही हिल रही है चारों तरफ। मास अधिक है। क्यों? क्योंकि मास अधिक है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, देख, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देख, F इज इक्वल टू क्या होता है? बोल भाई। M इंटू बी होता है कि नहीं होता है? कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? और केक खाएगा? बस देख, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे प्रियांशु बेटा, यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं सबको। सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए एजुकेशन, कि हमको फिजिक्स आना चाहिए, हमको केमिस्ट्री आना चाहिए। अगर हम 9th में पढ़ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए। हमको अगर कोई चैप्टर का हिस्ट्री पढ़े हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम पढ़े हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे भेजे में होना चाहिए। इतना पहला प्रायोरिटी। अगर ये सब ठीक ठाक है, तब तो थोड़ा सा अपने टाइम पे केक काट ले, थोड़ा सा पार्टी मना ले, थोड़ा सा घूम ले, ये अलाउ है। लेकिन पहला प्रायोरिटी क्या? अगर आप 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है, या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो पहला प्रायोरिटी क्या? कि आपका वर्कआउट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हमको केक काटने से दिक्कत नहीं है, और ना ही स्कूटी चलाने से दिक्कत है, ना ही मेला घूमने से दिक्कत है। हमको दिक्कत किस चीज से है? कि बेटा तू जो कर रहा है ना, वो अपना मेन वर्क को छोड़ करके कर रहा है, किसी चीज से हमको दिक्कत नहीं है। तो दिन भर घूम, लेकिन हाँ उसके बाद अगर हम पूछे कि बेटा अर्थ के बारे में मालूम है, तो आपके मुंह से जवाब आना चाहिए हाँ सर मालूम है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे डिस्कशन करें, आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर कीजिए, और जवाब मिलना भी चाहिए।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। F इज इक्वल टू एम है, मालूम है ना। अब अगर ए की बात की जाए, ए मतलब एक्सेलरेशन, ए मतलब मास, एफ मतलब फोर्स, इतना तो क्लियर है। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखो एक मिनट, एफ इधर है, एम और ए के बीच में गुना है, ए को इधर लाइए, होगा कि नहीं होगा। तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर 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 मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, हाँ कि ना। ये बात समझ में आ रहा है कि अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब पृथ्वी का मास ज्यादा है, चंद्रमा का मास कम है, तो पृथ्वी का मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और मून का मास अधिक है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसलिए मून घूमती है, नहीं घुसा है। पृथ्वी का मास ज्यादा है इसलिए पृथ्वी हिलता नहीं, और चंद्रमा का मास कम है इसलिए वो हिलता है। हाँ, आपके लिए इतना भी ठीक है, समझ में आ गया। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ कि मास अगर बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ा कम हो जाएगा। तो पृथ्वी और मून में किसका एक्सेलरेशन या किसका मास अधिक है, लॉजिकली नॉलेज भी नहीं भी रहे तो लॉजिकली किसका, पृथ्वी का होगा ना। तो पृथ्वी का अगर मास अधिक है तो एक्सेलरेशन किसका अधिक होगा, मून का। और मून का एक्सेलरेशन अधिक है, इसलिए मून क्या करती है, घूमती है। लेकिन फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, तो फोर्स सेम लग रहा है, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मून घूमती है, पृथ्वी नहीं। इसका एकमात्र कारण है ये एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम। और ये आया कहां से, एफ इज इक्वल टू एम ए से आया। ये चीजें किसको नहीं समझ में आई, बोलो बेटा। आपके लिए ठीक है, बोलो प्रियांशु, ये चीजें नहीं समझ में आई, आ गई पूरा पक्का, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं। बोलो 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 बोलो, पक्का ना, श्योर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो इसको लिख लो, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो।